हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन बतलाने वाला हूँ जो पोएट्री सेक्शन से होगा। आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो पोएट्री सेक्शन से होगा। इसमें हम तीन एक्सप्लेनेशन को बतलाएंगे जो बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होगा। और जहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन में से एक एक्सप्लेनेशन तो निश्चित रूप से आएगा। चलिए हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है 1 में कह रहा है कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे कह रहा है कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट वॉज सी। अब ये कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, किसने लिखा है और इस लाइन का क्या मतलब है, चलिए हम आंसर में बतलाते हैं। कह रहा है कि द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंटाइटल्ड एपिटाफ। कहता है कि ये जो लाइन्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, उस कविता से जिसका नाम है एपिटाफ, कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर, जो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। दिस पोएम इज एन इलेजी। यह कविता एक शोक गीत है। इलेजी का मतलब होता है शोक गीत। आपको पता है जब कोई दुख में गाता हो तो उसको इलेजी कहते हैं, शोक गीत कहते हैं। इन विच, जिसमें द पोएट इज लैमेंटिंग। लैमेंटिंग मतलब तो रोना, विलाप करना। कवि विलाप कर रहा है, रो रहा है। द डेथ ऑफ ए लेडी, एक औरत के मृत्यु पर। हुम, जिसे, हुम मतलब है जिसे, द पोएट लव्ड, जिसे कवि प्रेम करता था। एंड केयर्ड, उसकी देखभाल करता था। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। मतलब यह जो एक इलेजी है जिसमें कवि रो रहा है उस लेडी के डेथ पर जिसे कवि पहले प्रेम करता था, उसका सबसे ज़्यादा देखरेख करता था। बट लेकिन सी इज़ डेड, वह मर चुकी है। नाउ मतलब अब होता है कि बट सी इज़ डेड, अब वह मर चुकी है। एंड लाइंग इन द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, और लाइंग मीन्स लेटना, और कहाँ लेटी हुई है, कब्र में लेटी हुई है। आगे है, इसमें कहता है कि इन द गिवन लाइन द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु इज नो मोर नाउ। कवि जो है इसमें एक बहुत सुंदर लेडी के बारे में व्याख्या कर रहा है जो अभी नहीं है ना। फिर आगे कहता है कि एंड हर ब्यूटी ऑल्सो वैनिस्ड, और उसकी सुंदरता भी गायब हो चुकी है। भाई वो मर ही गई है तो जाहिर सी बात है उसकी सुंदरता कहाँ से रहेगी। विद द डेथ, जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी सुंदरता क्या हो गई, खत्म हो गई। द पोएट इज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स द कब्र, ऑफ द लेडी मतलब लेडी के कब्र के जस्ट बगल में। बिसाइड मीन्स क्या होता है, बगल में कभी खड़ा होता है। एंड रिमेंबरिंग, और याद कर रहा होता है। दैट मतलब कि, और याद कर रहा होता है कि सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, मतलब वो जो औरत थी, वो लेडी थी जिसको इधर उधर घूमने की आदत थी। एंड हैड नो कमिटमेंट, और कोई कमिटमेंट नहीं करती थी। इन द सेकेंड लाइन, दूसरे लाइन में, द वर्ड लाइट स्टैंड्स बोथ फॉर द लाइटनेस ऑफ द स्टेप एंड हार्ट ऑफ द लेडी। ये जो वर्ड लाइट है, ये लाइट किसके लिए आता है, तो लाइटनेस ऑफ स्टेप एंड द हार्ट ऑफ द लेडी, मतलब जो उसमें जो औरत रहती है वो बिना कहे इधर उधर घूमती रहती है और आज़ाद रूप से घूमती रहती है, उसके बारे में है। और उस औरत के हृदय के बारे में है। इट मीन्स, जिसका मतलब है कि, दैट मतलब कि सी मूव्स हियर एंड देयर, वह यहाँ वहाँ घूमती है फ्रीली, मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से। एज सी हैज़ नो कमिटमेंट, क्योंकि उसके पास कोई कमिटमेंट भी नहीं रहता है। अगला लाइन है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। अगला लाइन है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। मतलब ये लाइन जो है, ये आंसर यहाँ पे होना चाहिए लेकिन गलती से यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं है। कहता है कि ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंटाइटल्ड द स्नेक, कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। कहता है कि ये जो लाइन्स हैं कहाँ से लिए गए, स्नेक चैप्टर से लिए गए हैं। और कंपोज्ड में होता रचना किया जाना या लिखा जाना। हम इसकी जगह पेंड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कंपोज्ड की जगह पेंड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटेन वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा शब्द अच्छा लगे इसलिए वहाँ पे कंपोज्ड लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा रचित है, D.H. लॉरेंस के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में,
द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ स्नेक, कवि एक सांप के बारे में बात कर रहा है, विच हैज़ कम, जो आ चुका है, एट द वाटर ट्रफ, मतलब कवि के नाद के पास, टू ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए। मतलब कवि इस कविता में एक सांप के बारे में बात कर रहा है जो कवि के नाद के पास आ चुका है पानी पीने के लिए। बिकॉज मतलब क्योंकि इट वॉज टू हॉट इन सिसिली, क्योंकि सिसिली एक जगह है ना, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में सिसिली बहुत गर्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप देखते होइएगा गर्मी के दिन में कोई भी पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, वो पानी के लिए बाहर निकलता ही है। जंगल में रहने वाले बाहर निकलते हैं, तालाब की खोज में जाते हैं, और जो बिल में रहते हैं वे भी बाहर निकलकर पानी पीने के खोज में जाते हैं। गर्मी में अक्सर ऐसा होता है। आगे कह रहा है कि एट फर्स्ट, प्रथम प्रथम, एक मिनट, एट फर्स्ट द पोएट एज अ ट्रू ह्यूमन वांट्स टू वेलकम द गेस्ट, बट फाइनली ही स्ट्राइक द स्नेक विद अ हेवी लॉग, यानी स्टिक। लॉग का मतलब लकड़ी का कुंदा, यानी स्टिक। कहता है कि एट फर्स्ट, प्रथम प्रथम, द पोएट, कवि ने, एज ए ट्रू ह्यूमन वांट्स, मतलब सच्चे मानव होने के नाते, वे वांट्स में चाहते हैं, टू वेलकम, स्वागत करना, द गेस्ट, मतलब उस गेस्ट का, गेस्ट यहाँ पर कौन होता है, स्नेक को यहाँ पर गेस्ट कहा जाता है, कभी खुद ही गेस्ट कहता है उसको। बट फाइनली ही स्ट्राइक्स, लेकिन अंततः वह मारता है, द स्नेक मतलब सांप को, विथ हेवी लॉग, भारी लॉग से, भारी लकड़ी के कुंदा से, यानी डंडा से। इन द गिवन लाइन्स, जो ऊपर लाइन दिए गए हैं, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड, कवि जो है कि वो अपने अंदर के, अंतरात्मा के जो विवाद हैं उससे वो क्या रहता है, प्रभावित होता है। जैसे इसमें क्या होता है, कवि को कभी आवाज़ आती है कि मार देना चाहिए, कभी उसके मन में आप बात आता है कि नहीं मारना चाहिए। तो इसी विवाद से वह घिरा हुआ होता है कि वेदर टू किल द स्नेक और नॉट, कि हम सांप को मारे या नहीं मारे। कवि के दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी। ही इज वेरी मच फैसिनेटेड बाय इट्स ब्यूटी, कवि सांप की सुंदरता से बहुत प्रभावित हो गया था। फैसिनेटेड मतलब प्रभावित हो जाना। बट लेकिन हिज वर्ल्डली एजुकेशन, उसकी जो सांसारिक ज्ञान थी, वर्ल्डली मतलब क्या होता है, सांसारिक ज्ञान, टेल्स हिम, उसे बतलाती है, कहती है, दैट मतलब कि द स्नेक इज ए पॉइजनस वन, सांप जहरीला है। देखिए उसके दिमाग में आता है कि जो ब्लैक स्नेक जो होते हैं सिसिली में, वे इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, और जो येलो होता है वो क्या होता है, वेनमस होता है, जहरीला होता है। और जो सांप उस कविता में चर्चा की गई है वो येलो कलर का होता है, इसीलिए कवि को वो जहरीला लगता है, इसीलिए वो मारना चाहता है। फिर सांप को पसंद करता है, इसीलिए सांप को मारना भी नहीं चाहता है। तो उसके अंदर जो आंतरिक जो विवाद था वो चल रहा था। एंड और ही मस्ट किल इट, और वह क्या करता है, उसे अवश्य मार देना चाहिए, ऐसे बात उसके दिमाग में आता है। दस इस प्रकार द पोएट कम्स इनटू द प्रेशर, कभी प्रेशर में आ जाता है, ऑफ ह्यूमन एजुकेशन, मतलब मानवीय शिक्षा के, मानवीय ज्ञान पे के प्रेशर में आता है, एंड डिसाइड टू किल इट, और मारने का निर्णय कर लेता है। आ गया तीन में कह रहा है कि ब्रोकन एट रिबेलियस, कहता है कि ब्रोकन एट रिबेलियस, आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। देखिए ये लाइन कहाँ से लिया गया, कहता है द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंटाइटल्ड फायरहाइम। इतना सब में लिखना है, पता भी होना चाहिए कि किस लाइन किस कविता का है, कि ये जो लाइन लिए गए हैं है ना, फायरहाइम से लिया गया है। कंपोज्ड बाय केकीएन दारूवाला, जो केकीएन दारूवाला का द्वारा लिखा गया है। हु इज अ जोरोस्टेरियन, या ये पारसी बाय रिलीजन। देखिए जोरोस्टेरियन का मतलब होता है पारसी धर्म के लोग, तो वो राइटर जो रहते हैं वो पारसी धर्म के रहते हैं, जिसको या तो पारसी कहिए या जोरोस्टेरियन कहिए, वो धर्म से पारसी थे। एज अ पारसी डज नॉट कंसाइंड अ डेड बॉडी इनटू द फायर, एक पारसी होने के नाते पारसी जो होते हैं वो आग में, मतलब डेड बॉडी को नहीं जलाते हैं, डेड बॉडी को नहीं जलाते हैं। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली द पोएट हैज़ टू कंसाइन हिज न्यू बॉर्न, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जो प्रथम जन्मे जो संतान था उसको आग के हवाले करना पड़ा। इनटू द फायर, मतलब फायर में, अगेंस्ट द पारसी कोड। पारसी कोड का मतलब होता है पारसी धर्म है ना, या पारसी के जो नियम कानून होते हैं उसके विरुद्ध में क्या करना पड़ा, उनको जलाना पड़ा, उनकी मजबूरी रही होगी। आगे कह रहे हैं कि बिकॉज
आगे है बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वेयर दे थ्रो अवे देयर डेड बॉडीज इज थाउजेंड्स माइल अवे। इनकी मजबूरी क्या थी कि ये जहाँ पे मतलब कि इनके जो डेथ बॉडीज़ को या सॉरी डेड बॉडीज़ को फेंका जाता था, है ना, जो लोग यहाँ पे उनकी डेथ होती थी और उनमें जो डेड बॉडीज़ होते थे उनको कहा था टावर ऑफ साइलेंस। वो जगह बोला टावर ऑफ साइलेंस, वो बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर था फ्रॉम हिज हाउस, उनके घर से, इसीलिए है ना उनको मजबूरी में जलाना पड़ा। इन द गिवन लाइन्स, दिए गए लाइन में, द पोएट फील्स गिल्टी फॉर द वायोलेटिंग द पारसी कोड। द पोएट फील्स गिल्टी का मतलब था कवि को मतलब बड़ा बुरा लग रहा था फॉर वायोलेटिंग, वायोलेटिंग मतलब उल्लंघन करना, वायोलेटिंग द पारसी कोड, पारसी कोड का उल्लंघन करने में उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, अपने आप को दोषी समझ रहे थे। सो इसीलिए ही बिकम्स एंग्री, वो नाराज हो जाते हैं, एंड ही रिबेलियसली स्वेयर्स दिस टाइम, वो इस समय कसम खाते हैं बगावती रूप से, रिबेलियसली मतलब तो बगावती रूप से, दिस टाइम इस समय, नेवर टू वायोलेट, कि इस समय कसम खाते हैं कि वो कभी अब वायोलेट नहीं करेंगे, नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, द पारसी कोड अगेन मतलब पारसी के जो नियम है उनको कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। 10 इस प्रकार द पोएट इज ब्रोकन इनसाइड इट, ही डिसाइडेड टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। इसी प्रकार द पोएट इज ब्रोकन, है ना, कभी टूट जाता है इनसाइड अंदर से, येट फिर भी ही डिसाइड टू सेव, वह निर्णय लेता है बचाने का, किसको, आग को, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस मतलब क्षमा करने के पाप से उसे बचाने का कोशिश करता है। कभी चाहता है कि अब इस बार जो है कि वो किसी भी पारसी धर्म के नियम कानून को नहीं तोड़ेगा। आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ ये निश्चित है कि इसमें से एक न एक आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत